आज के मुख्य समाचार। बीएड परीक्षाओं की जल्दबाजी पर भड़की एसएफआई। 25 जून से थम जाएगी एचआरटीसी बसों के पहिए। हमीरपुर के आदित्य शर्मा के परिजनों से जयराम ठाकुर ने की बात। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के स्वागत पर उमड़ा जन सैलाब। विकसित भारत संकल्प सम्मेलन में बोले जयराम ठाकुर। विकसित भारत निर्माण में जन भागीदारी जरूरी, जेपी नड्डा। जेपी नड्डा के शिमला आगमन पर भाजपा कार्यकर्ता संजय सूद ने गिनाई उपलब्धियां। हिमाचल में मौसम का बदला मिजाज। अब समाचार विस्तार से। जेपी नड्डा की उपस्थिति में शिमला में आयोजित विकसित भारत संकल्प सम्मेलन में कार्यकर्ताओं व आमजन का भारी उत्साह आज शिमला में देखने को मिला। सम्मेलन में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया और केंद्र सरकार के 12 वर्षों की उपलब्धियों पर चर्चा की गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राजीव बिंदल ने कहा कि 12 साल विश्वास के, विकास के और जन कल्याण के रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने विकास, सुशासन और जनहित की दिशा में अभूतपूर्व प्रगति की है। केंद्र सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा है, जिससे आम जन का सरकार पर विश्वास और ज्यादा मजबूत हुआ है। डॉक्टर बिंदल ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी नागरिकों की सहभागिता आवश्यक है। उन्होंने कार्यकर्ताओं का आह्वान किया कि वे सरकार की उपलब्धि और जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाए तथा विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में अपनी सक्रिय भूमिका निभाए। सम्मेलन के दौरान कार्यकर्ताओं में विशेष उत्साह भी देखने को मिला। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के स्वागत में बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे और पूरे कार्यक्रम स्थल पर विकास एवं राष्ट्र निर्माण के संकल्प की भावना दिखाई थी। कार्यक्रम में भाजपा पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों, विभिन्न क्षेत्रों से आए कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। जय श्रीमान। हिमाचल प्रदेश पुलिस जिला शिमला विभाग 1, 2, 8 की रात आपके निरीक्षण के लिए उपस्थित है श्रीमान। जय श्रीमान। संतरी खड़ा रहे। शेष का विसर्ज। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र भाई मोदी जी ने 12 वर्ष का बेहतरीन जन कल्याण समाज सेवा का कार्यकाल पूरा किया। इस मौका पर श्रद्धेय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और निरंतर भारत को विकसित भारत बनाने की दिशा में ले जाने के लिए हम सब लोग शुभकामनाएं करते हैं, प्रणाम करते हैं। एक बार उद्घोष करें, मोदी जी को जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। मोदी जी को जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। इस महत्वपूर्ण क्षण पर हमारा मार्गदर्शन करने के लिए 12 वर्षों में देश कहां से कहां पहुंचा, हमने देश में किस प्रकार से नए दृष्टिकोण के साथ प्रगति की, उसका चित्रण करने के लिए हमारे मध्य विराजमान है हिमाचल प्रदेश के महान सपूत, केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण, उर्वरक एवं रसायन मंत्री आदरणीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी। हम हृदय की गहराई से आपका कोटि कोटि अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। 2 मिनट तक तालियां बजती रहनी चाहिए। जरा जोरदार करतल ध्वनि के साथ हम माननीय नड्डा जी तालियां बजती रहे, हमारा परम सौभाग्य है।
माननीय नड्डा जी का अपने प्रांत में, आ जाएंगे भी देखो अपने प्रदेश ठीक है तरीका बात करने जब भी आगमन होता है, अगर 10 बार बोल दिया जहां प्रदेशवासियों के लिए थोड़ा तरीके से बात एक गौरव का क्षण होता है, आनंद का क्षण होता है, वहीं भारतीय जनता पार्टी को एक नई ऊर्जा, नई दिशा, नई प्रेरणा मिलती है और हम सदैव माननीय नड्डा जी के ऋणी हैं। एक बार पुनः आपका शिमला में ऐतिहासिक स्थल पर पधारने के लिए हार्दिक अभिनंदन चाहता हूं। देश भर की व्यस्तताओं के साथ बहुत बड़ी बड़ी बैठकें, एनडीए की बैठक, नीति आयोग की बैठक, उन सब में से समय निकाल करके आप पधारे हैं। आपका अभिनंदन है, स्वागत है। आज का उपलक्ष्य और भी अधिक कीर्तिमान हो जाता है, और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है जब बंगाल की जीत के बाद आप हिमाचल की धरा के ऊपर पहुंचे हैं। बंगाल की जीत ने, आसाम की जीत ने, पुडुचेरी की जीत ने देश को एक नई दिशा दी। मोदी जी के प्रति देश का जो लगाव, देशवासियों का समर्पण और माननीय नड्डा जी के नेतृत्व में, नड्डा जी के मार्गदर्शन में जिस तरह से बंगाल में शानदार जीत के साथ देश की राजनीति में परिवर्तन हुआ है, हम इस क्षण के ऊपर माननीय नड्डा जी को बधाई देते हैं और आपके माध्यम से पूरी पार्टी को बधाई देते हैं। मंचासीन हमारे छोटे भाई, पूर्व मुख्यमंत्री, हिमाचल प्रदेश के विकास में एक नया मील का पत्थर तय करने वाले नेता प्रतिपक्ष श्री जयराम ठाकुर जी का भी हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत। भारतीय जनता पार्टी के सह प्रभारी के नाते लगातार हमारा मार्गदर्शन कर रहे, चंडीगढ़ के 2 बार प्रदेश अध्यक्ष रहे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठतम नेताओं में से आदरणीय संजय टंडन जी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। भाई सुरेश कश्यप जी हमारे लोकप्रिय सांसद, पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष रहे, आदरणीय हर्ष महाजन जी पूर्व मंत्री, वर्तमान में राज्यसभा के माननीय सांसद, आदरणीय डॉक्टर सिकंदर जी पूर्व में वाइस चांसलर रहे, अभी राज्यसभा के माननीय सांसद, आदरणीय श्री बिट्टू वर्मा जी जो इस कार्यक्रम के इंचार्ज भी हैं, प्रदेश के माननीय उपाध्यक्ष और लोकप्रिय विधायक, मेरे तीनों महामंत्री पायल वैद्य जी, कटवाल जी, दोनों जिलाध्यक्ष जो मंच पर विराजमान हैं, केशव जी, अरुण पाल्टा जी, आप सबको मैं नमन करते हुए बहुत बहुत स्वागत कर। आज जिस प्रकार से माननीय नड्डा जी को मिलने के, हमारे वरिष्ठ नेता के विचार और भाव सुनने के, बड़े बड़े सीनियर जर्नलिस्ट वो इस हॉल में विराजमान हैं, हमारे बड़े बड़े डॉक्टर साहबान, एडवोकेट साहबान, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर साहबान, अच्छे बड़े एग्रीकल्चरिस्ट, हॉर्टिकल्चरिस्ट, सेवानिवृत्त अधिकारी, आईएएस अधिकारी, एचएएस अधिकारी, सेवानिवृत्त ऑफिसर साहबान, और मैं ये कहूँगा शिमला जिला, महासू जिला के वरिष्ठतम नेतृत्वकर्ता आज इस हॉल में विराजमान है, मैं उनका कोटि कोटि अभिनंदन करता हूँ।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के शिमला पहुंचने पर पीटर ऑफ में भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान आयोजित विकसित भारत संकल्प सम्मेलन में कार्यकर्ताओं और आमजन का भारी उत्साह भी देखने को मिला। सम्मेलन में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया और केंद्र सरकार के 12 वर्षों की उपलब्धियों पर भी चर्चा की गई। सम्मेलन को संबोधित करते हुए जयराम ठाकुर ने कहा कि पिछले 12 वर्ष विश्वास, विकास और जन कल्याण के रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश ने हर क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है और जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया गया है। जयराम ठाकुर ने कहा कि विकसित भारत का संकल्प देश को आत्मनिर्भर, समृद्ध और सशक्त बनाने का अभियान है। उन्होंने कार्यकर्ताओं का आह्वान किया कि वे केंद्र सरकार की उपलब्धि और योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करें। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की नीतियों और योजनाओं ने भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा को मजबूत किया है और देश विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है। सम्मेलन के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं में विशेष उत्साह भी देखने को मिला और विकसित भारत के संकल्प को साकार करने का आह्वान भी किया गया। मैं समझता हूँ ये हम सबका सौभाग्य है हिमाचल की राजनीति में जिनकी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही और ये छोटा सा प्रदेश हिमाचल केंद्र में भी अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है, लंबे समय तक निभा सकता है, याद रखने वाली भूमिका निभा सकता है। उस दृष्टि से हिमाचल के सपूत आदरणीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी ने जो कार्य किया है और जो कार्य आज भी कर रहे हैं, निश्चित रूप से सब हिमाचल वासियों के लिए ये गर्व का विषय है। एक वक्त था जब पार्टी के हम कार्यकर्ता, बहुत पुरानी बात नहीं कर रहा हूं मैं तो अपनी ही उम्र के समय की अगर बात कहूं, कई बार हम बैठ करके चर्चा करते थे, चिंतन करते थे। कभी ऐसा भी होगा कि देश में हमारी सरकार होगी, कभी ऐसा भी वक्त आएगा कि जब देश में हमारा प्रधानमंत्री होगा। बहुत कठिन लग रहा था, मुश्किल लग रहा था और ऐसा लगता था कि हमारे बुजुर्गों ने जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा गुजार लिया, बहुत सारे लोग दुनिया से चले गए। इस अवसर को देख नहीं पाए कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता देश का प्रधानमंत्री बने। एक दौर आया, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री बने। बहुत सुकून हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, हमारी पार्टी के समर्पण के भाव के साथ जो साथी काम करते थे, उनको इस बात को लेकर के हुआ कि आखिर अवसर तो आया कि हम भारतीय जनता पार्टी के एक नेता को देश के प्रधानमंत्री के तौर पर हम देख पाए। अटल जी ने बहुत बेहतर ढंग से काम किया। आज भी उनका कार्य किया हुआ कोई भूल नहीं पाता है। आज भी हम उनको सम्मान के साथ याद करते हैं। देश की राजनीति में उनका एक स्थान है। लेकिन अटल जी के उस कार्यकाल के पश्चात फिर हम सब लोग बहुत इस बात को लेकर के फिर से चिंतित थे, क्या फिर से ऐसा दौर देखने को मिलेगा? क्योंकि उनके कार्यकाल के बाद एक ऐसा अंतराल आया, देश में कांग्रेस की सरकार बनी, यूपीए की सरकार। प्रधानमंत्री के प्रति हमारा सम्मान हर व्यक्ति के लिए, उस व्यक्ति उनके लिए भी था जो प्रधानमंत्री उस वक्त थे। लेकिन जन भावनाओं का नेतृत्व करते हुए, प्रतिनिधित्व करते हुए वो छवि वो नहीं बना पाए। उन सारी बातों को लेकर के कई तरह के प्रश्न खड़े होते थे मन में। प्रधानमंत्री तो हैं, लेकिन उसके बावजूद भी
जिस तरह से भावनाओं का प्रतिनिधित्व करना, नेतृत्व करना, वो भाव कहीं गुम था, दिखता नहीं था। और देश की जनता का एक बहुत बड़ा एक संदेश जो भारतीय जनता पार्टी ने वर्तमान हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में फैसला किया कि उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। और मैं अच्छी तरह से स्मरण करता हूं कि एक कोने से दूसरे कोने तक एक लहर इस प्रकार की उठी जो लहर रुक नहीं पाई, थम नहीं पाई, और प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार बनी। और सरकार बनने के साथ नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने। और एक संतुष्टि का भाव जो है वो एक जनप्रतिनिधि के नाते जो जनता में आता है, लोगों में आता है, वो भाव चेहरे पर दिखने लगा। हमारी आवाज का प्रतिनिधित्व, हमारी भावना का प्रतिनिधित्व अगर कोई कर रहे हैं तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। और उसमें आप लोगों ने इस बात को देखा कि देश के अंदर ऐसे बहुत सारे मामले थे जिन मामलों को लेकर के चर्चा होती थी लेकिन फैसले नहीं हो पाते थे। लेकिन दौर आया जब मजबूत नेतृत्व देश को मिला। और मैं इस बात को मैं कह सकता हूं, ऐसा लगता है कि देश को बहुत लंबे समय से ऐसे मजबूत नेतृत्व का इंतजार था जैसे। और एक कड़ी इस प्रकार से बनती गई फैसलों की, बड़े फैसले, जटिल फैसले, कठिन फैसले लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आगे बढ़े। और आज हम सब के लिए गर्व का विषय है कि बतौर प्रधानमंत्री वो 12 साल का कार्यकाल पूरा किए। और 12 साल पूरा करने के साथ साथ में देश के सबसे लंबे समय तक चुने हुए प्रधानमंत्री के रूप में भी कार्यकाल किया। मैं समझता हूं इस पीढ़ी का यह सौभाग्य है जो पीढ़ी अपनी आंखों के सामने ये सारी चीजें देख रही है। राम जन्मभूमि के बारे में हम बोलते थे, लेकिन दौर तब पूरा हुआ जब यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश का नेतृत्व कर रहे थे। और हमने अपनी आंखों के सामने, इस पीढ़ी ने अपनी आंखों के सामने भूमि पूजन भी भगवान रामचंद्र जी के जन्म स्थान पर मंदिर का होते देखा। और मंदिर का निर्माण कार्य पूरा होने के बाद प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम भी देखा। कितने लोग इस दुनिया से चले गए, लाखों की संख्या, हजारों की संख्या, जिनका हजारों की संख्या तो बलिदान में चले गए, लेकिन इस दृश्य को नहीं देख पाया। वो हम और आप लोग देख पाए। मैं समझता हूं इस पीढ़ी का यह सौभाग्य है। स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया एसएफआई की जिला कमेटी मंडे ने सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी प्रशासन द्वारा बीएड द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षाओं की तिथियों को अत्यंत कम समय में घोषित किए जाने के निर्णय पर कड़ी आपत्ति जताई है। संगठन ने आरोप लगाया कि विश्वविद्यालय प्रशासन का यह फैसला छात्रों के शैक्षणिक हितों, शिक्षा की गुणवत्ता और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के निर्धारित मानकों के विपरीत है। एसएफआई ने इसे छात्रों के भविष्य के साथ गंभीर खिलवाड़ बताते हुए परीक्षा कार्यक्रम को तत्काल स्थगित करने की मांग की है। जिला कमेटी की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि बीएड प्रथम सेमेस्टर की परीक्षाएं 22 अप्रैल 2026 को समाप्त हुई थी, जबकि विश्वविद्यालय
प्रशासन की द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा 9 जून 2026 से आयोजित करने का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। इस प्रकार पूरे सेमेस्टर की पढ़ाई, प्रायोगिक कार्य, प्रशिक्षण गतिविधियों और परीक्षा तैयारी के लिए छात्रों को केवल 40 दिनों का समय मिला है। संगठन का कहना है कि इतनी कम अवधि में किसी भी शैक्षणिक पाठ्यक्रम को गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा करना संभव नहीं है। एसएफआई ने कहा कि बीएड पाठ्यक्रम केवल संवैधानिक अध्ययन तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें शिक्षण, प्रशिक्षण, विद्यालय अवलोकन, प्रायोगिक गतिविधियों और विभिन्न अकादमिक अभ्यास भी शामिल होते हैं। ऐसे में मात्र 1.5 महीने के भीतर पूरे सेमेस्टर की शैक्षणिक प्रक्रियाओं को पूरा कर परीक्षाएं आयोजित करना शिक्षा प्रणाली की गंभीर खामियों को उजागर करता है। एनसीटीई के दिशा निर्देशों की अवहेलना है, बल्कि भविष्य के शिक्षकों के प्रशिक्षण की गुणवत्ता को भी प्रभावित करने वाला कदम है। जिला कमेटी ने सवाल उठाया है कि जब एक नियमित सेमेस्टर के लिए सामान्यतः 4 से 5 महीने का शैक्षणिक समय निर्धारित होता है, तो विश्वविद्यालय और कॉलेज प्रशासन ने आखिर इतनी कम अवधि में पूरा सिलेबस, प्रैक्टिकल कार्य और अन्य आवश्यक गतिविधियां कैसे पूरी करवाई। संगठन के अनुसार यह शिक्षा को केवल औपचारिकता तक सीमित रखने का प्रयास प्रतीत होता है, जिससे विद्यार्थियों के ज्ञान, प्रशिक्षण और पेशेवर दक्षता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। एसएफआई नेताओं ने कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन के इस फैसले से हजारों बीएड छात्र छात्राओं को मानसिक तनाव और असमंजस की स्थिति में डाल दिया गया है। विद्यार्थियों को न तो पर्याप्त अध्ययन का समय मिल रहा है और न ही पाठ्यक्रम की समुचित पुनरावृत्ति का अवसर मिल रहा है। ऐसे में जल्दबाजी में आयोजित की जा रही परीक्षाएं छात्रों के भविष्य और उनके शैक्षणिक प्रदर्शन को प्रभावित कर सकती है। संगठन का कहना है कि शिक्षा का उद्देश्य केवल परीक्षा आयोजित करना नहीं, बल्कि ऐसे प्रशिक्षित और सक्षम शिक्षकों का निर्माण करना है जो भविष्य में शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बना सके। यदि प्रशिक्षण और शिक्षण अभ्यास जैसी महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं को निर्धारित समय से पहले समाप्त कर दिया जाता है, तो इसका असर शिक्षा की गुणवत्ता पर पड़ेगा। एसएफआई जिला कमेटी मंडी ने विश्वविद्यालय प्रशासन से मांग की है कि बीएड द्वितीय सेमेस्टर की प्रस्तावित परीक्षाओं को तत्काल प्रभाव से स्थगित किया जाए। साथ ही विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम पूरा करने, अध्ययन और परीक्षा तैयारी के लिए पर्याप्त समय उपलब्ध करवाया जाए। मैं दीपक, एसएफआई जिला सचिव मंडी। साथियों, बड़ी विडम्बना के साथ ये कहना पड़ रहा है, जो मंडी में सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी है, वहाँ पर जो अभी बीएड के एग्ज़ाम होने जा रहे हैं, अगर हम लोग बीएड के एग्ज़ामों की बात करें, जब हम लोग पहले सेमेस्टर एग्ज़ामों की बात करें, वो एग्ज़ाम 22 अप्रैल को ख़त्म हुए हैं और सेकंड सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं वो हो रहे हैं 9 जून से, और फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर के जो बीच का गैप है वो सिर्फ 45 दिनों का है। जो सेमेस्टर लगभग 4 से 6 महीने का होना चाहिए था, उस सेमेस्टर को सरदार पटेल यूनिवर्सिटी केवल 45 दिनों के अंदर ख़त्म कर रही है। इस प्रकार की विडंबना हम लोगों को सरदार पटेल यूनिवर्सिटी के माध्यम से दिख रही है। अगर हम लोग बीएड कोर्सेज की बात करें, सेकंड सेमेस्टर में सभी को पता है कि 1 महीने की ऑब्जर्वेशन ड्यूटी कंपलसरी होती है। अगर बच्चा 1 महीने ऑब्जर्वेशन की ड्यूटी में रहेगा, उसके बावजूद जो सेकंड सेमेस्टर में 5 पेपर होते हैं, उसका सिलेबस कैसे कंप्लीट करेगा, ये सारी चीज़ें सरदार पटेल यूनिवर्सिटी को सोचनी चाहिए थी, और ये सारी चीज़ें हम लोगों को भी समझनी पड़ेगी। बहुत ज़्यादा जो बीएड के स्टूडेंट हैं उनके साथ बहुत ज़्यादा ज्यादती हो रही है। एसएफआई खुले रूप से इसका विरोध करती है। अगर सरदार पटेल यूनिवर्सिटी द्वारा जो सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम है उसको पोस्टपोन नहीं किया गया, एसएफआई जिला मंडी कमेटी से हम लोग सभी जो बीएड के स्टूडेंट हैं उनका आह्वान करेंगे और सरदार पटेल यूनिवर्सिटी के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन छेड़ने की कोशिश करेंगे। हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम एचआरटीसी एक बार फिर कर्मचारियों की लंबित मांगों और वीडियो बकायों को लेकर सुर्खियों में है। एचआरटीसी ड्राइवर एवं कंडक्टर यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष मान सिंह ठाकुर ने सरकार और निगम प्रबंधन को 24 जून 2026 तक का स्पष्ट अल्टीमेटम देते हुए चेतावनी दी है कि यदि निर्धारित समय सीमा तक कर्मचारियों की लंबित मांगों का समाधान नहीं किया गया और बकाया वीडियो लाभ जारी नहीं किए गए, तो 25 जून 2026 से प्रदेश भर में एचआरटीसी बसों का संचालन बंद कर दिया जाएगा। यूनियन के इस चेतावनी के बाद प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। यदि कर्मचारियों ने हड़ताल का रास्ता अपनाया तो इसका सीधा असर लाखों यात्रियों, विद्यार्थियों, कर्मचारियों और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों पर पड़ेगा, जो रोजमर्रा की आवाजाही के लिए एचआरटीसी सेवाओं पर निर्भर है। यूनियन के अनुसार एचआरटीसी कर्मचारियों के लगभग 150 करोड़
रुपए से अधिक के वीडियो लाभ और बकाये अभी भी लंबे पड़े हैं। इसमें 65 महीने का ओवरटाइम भुगतान, महंगाई भत्ता, डीए एरियर, वेतन आयोग के एरियर और अन्य वीडियो देनदारियां शामिल है। मानसिंह ठाकुर का कहना है कि वर्षों से कर्मचारी अपने मेहनत ताने और वैध अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन हर बार उन्हें केवल आश्वासन ही दिए जा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कर्मचारियों के साथ लगातार अन्याय हो रहा है और सरकार उनकी समस्या को गंभीरता से नहीं ले रही है। उन्होंने कहा कि एचआरटीसी के चालक और परिचालक कठिन परिस्थितियों में दिन रात सेवाएं देते हैं। दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों से लेकर दूर दराज के गाँव तक परिवहन सेवाएं पहुँचाने में इन कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका है, लेकिन इसके बावजूद उन्हें समय पर वेतन और वेतन लाभ नहीं मिल पा रही है। यूनियन की प्रमुख मांगों में कर्मचारियों को हर महीने की पहली तारीख को नियमित वेतन भुगतान सुनिश्चित करना भी शामिल है। कर्मचारियों का कहना है कि वेतन में लगातार हो रही देरी के कारण उन्हें आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मानसिंह ठाकुर ने कहा है कि एक और महंगाई लगातार बढ़ रही है, दोषी और कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं मिल रहा है। इससे उनके परिवारों पर आर्थिक बोझ बढ़ता जा रहा है। तो धन्यवाद प्रेस से आए हुए मेरे बंधुओं का। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पिछले महीने हमने एक मांग पत्र माननीय प्रबंध निदेशक महोदय जी को दिया था, जिसपे उन्होंने 30 तारीख को यूनियन को बैठक के लिए बुलाया था। उसमें हमारे 15 मांगे हमारी उस डिमांड चार्टर में थी, लेकिन मेन डिमांडें थी 75 महीनों का ओवर टाइम नाइट, 50,000 एरियर की किस्त जो कि पूरे हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को आज से 4 साल पहले मिल गई, एचआरटीसी के कर्मचारियों को आज तक नहीं मिली, 20 करोड़ रुपया मेडिकल रिवर्समेंट जो कि 4 साल का बैलेंस बचता है, और तो और सैलरी हमें 8 को, 10 को, 12 को और 14 को, लेकिन सैलरी का नोटिस भी हमने पिछले महीने दिया था। मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ। और हमने नोटिस ये दिया था, अगर पहली तारीख को सैलरी पड़ती है तो अच्छी बात, अगर पहली को सैलरी नहीं पड़ती तो 2 तारीख को हम एचआरटीसी के पहिए जाम करेंगे। लेकिन बड़ी खुशी की बात है, निगम के कर्मचारियों के आगे प्रबंधन और सरकार झुकी और उन्होंने आनंद फानंद में 30 तारीख को ही लिमिटेड जारी कर दी और पहली तारीख को हमारी सैलरी पड़ी। मैं पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से कि 2100 करोड़ रुपया पूरे हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को सैलरी देने को है, लेकिन 70 करोड़ की बात एचआरटीसी की आती है तो वो कहते हैं एचआरटीसी हिमाचल प्रदेश घाटे में। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, ये मैं आपको चेता देना चाहता हूं कि निगम का कर्मचारी 3.5 साल आपका वेट करता रहा। अब निगम का कर्मचारी जब जागा है तो हिमाचल सरकार को सोने हम नहीं देंगे। तो हमने नोटिस दिया था, हमारा वॉकआउट हुआ, वहां हमारी सहमति नहीं बनी प्रबंध निदेशक महोदय जी से कि 24 तारीख तक हमारी मांगों को माना जाए, यानी कि इस महीने जो 24 तारीख आ रही है, मेडिकल रिप्लेसमेंट की बात हो, चाहे एरियर की बात हो, चाहे आपके ओवर टाइम नाइट की बात हो, चाहे हमारी जितनी भी बसर बॉय से लेके सीजीएम तक ऑफिसर की बात हो, उनको माना जाए, नहीं तो 25 तारीख से हम पहिए जाम करेंगे। मैं बड़े दुख के साथ कहना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री कभी कहते हैं कि मैकेनिक कम कर दो, ये ड्राइवर कम कर दो, ये गाड़ियां कम कर दो, ये ऑफिस में आरएम नहीं चाहिए, ये ऑफिस में जीएम नहीं चाहिए। आखिर आपने समझ क्या रखा है? ये एचआरटीसी हिमाचल प्रदेश की लाइफलाइन, इसको ऐसे नहीं कहा जाता है। आपने बंद करनी, कल करनी, आज बंद करे, लेकिन जो मेरे निगम के कर्मचारियों के जो भी हमारे ड्यूज हैं उनको तुरंत दे। बाकी इस भी मुखलते में ना रहे कि निगम का कर्मचारी सोखे में घर जाएगा। मेरा हर कर्मचारी 58 साल की नौकरी भी करेगा और सैलरी भी लेगा, उसके बाद पेंशन भी हम आपसे लेके रहेंगे। ये मैं आपको चेता देना चाहता हूं। 24 तारीख को तक हमने टाइम दिया है। हमारी मांगों को अगर माना जाता है तो अच्छी बात, अगर नहीं माना जाता है तो 24 तारीख रात 12 बजे के बाद पूरे हिमाचल प्रदेश में एचआरटीसी के पहिए थम जाएंगे। और मैं ये सीधे शब्दों में कह देना चाहता हूं कि अब ऐसा नहीं चलेगा कि टुकड़ों की बात होगी, 2-4 करोड़ की बात होगी। अब पूरे ड्यूज आपको देने पड़ेंगे, सैलरी आपको टाइम की देनी पड़ेगी, अन्यथा हम एक दिन की हड़ताल नहीं, अब इतना निगम का कर्मचारी दुखी हो चुका है कि अनिश्चितकालीन हड़ताल भी हमें करनी पड़े, हम उससे भी पीछे नहीं हटेंगे।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री एवं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के शिमला पहुंचने पर कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों की उपस्थिति रही। अपने संबोधन में जेपी नड्डा ने विकसित भारत के निर्माण में जन भागीदारी को सबसे महत्वपूर्ण बताते हुए सभी नागरिकों से राष्ट्र निर्माण की इस ऐतिहासिक यात्रा में सक्रिय योगदान देने का आह्वान किया। जेपी नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विकास, सुशासन और सुरक्षा के नए युग में प्रवेश कर चुका है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की नीतियों के परिणाम स्वरूप भारत आज वैश्विक मंच पर एक सशक्त और आत्मविश्वासी राष्ट्र के रूप में उभर रहा है। नक्सलवाद के खिलाफ सरकार की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप देश में नक्सलवाद को निर्णायक रूप से कमजोर करने में सफलता मिली है। उन्होंने कहा कि कभी 8 राज्यों के 126 जिलों में फैली नक्सली गतिविधियां अब सीमित होकर लगभग समाप्ति की ओर पहुंच गई है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया गया है, जिससे वहां के लोगों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ा जा रहा है। विदेश नीति पर बोलते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि आज भारत की नीति आत्मविश्वास और राष्ट्रीय हितों पर आधारित है। उन्होंने कहा कि भारत वैश्विक दक्षिण की मजबूत आवाज बनकर उभरा है और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर देश का सम्मान लगातार बढ़ा है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत की प्रतिष्ठा और प्रभाव दोनों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में देश ने विकास, सुशासन, आधारभूत संरचना, सामाजिक कल्याण और सांस्कृतिक पुनर्जागरण के क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की है। इसके लिए उन्होंने देशवासियों और हिमाचल प्रदेश की जनता को बधाई देते हुए कहा कि यह उपलब्धियां जन सहभागिता और मजबूत नेतृत्व का परिणाम है। यह स्वागत हमारी उस विचारधारा का है जिसको आपने स्वागत किया है, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। देवभूमि के पुण्य स्थान शिमला में जब मैं आया हूं तो मैं जाखू मंदिर को, हनुमान जी को भी नमन करता हूं, मैं तारा देवी की को भी नमन करता हूं, माँ काली की को भी नमन करता हूं और आप सबको भी नमन करता हूं जो देवतुल्य है। अभी हमारे पूर्व वक्ताओं ने आपके सामने बहुत अच्छे ढंग से बताया कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार निरंतर 12 वर्ष हमने पूरे किए हैं और इसके साथ साथ 2 दिन पहले यानी 10 तारीख को एक नया रिकॉर्ड भी हमने कायम किया कि निरंतरता के साथ प्रधानमंत्री के पद पर प्रधान सेवक के रूप में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देश का रिकॉर्ड तोड़ा और 4,399 दिन पूरे करते हुए उसको आज पूरा किया है। उसके लिए भी मैं विशेष ये 12 वर्ष स्वर्णिम काल में लिखे जाने वाले वर्ष और ये 12 वर्ष मैं निश्चित रूप से कहूंगा कि ये विकसित भारत की आधार रखने वाले 12 साल रहे। जिस विकसित भारत को हम 2047 में देखने के लिए आतुर हैं, उस विकसित भारत का आधार आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले 12 सालों में रखा है। कोरोना के दौरान जब भारत अपने आज़ादी के 75 वर्ष पूरे कर रहा था तो प्रधानमंत्री जी ने उस समय ये कहा था कि अब अगले 25 साल वह अमृत काल होगा और उस अमृत काल के लिए हम विकसित भारत की कल्पना को पूरा करेंगे। और इसलिए मैं ये मानता हूं कि ये 12 वर्ष जहां हमारे को आधार बन के रूप में मिले हैं, वहीं हम पूरी संकल्प के साथ आगे की लंबी छलांग लगाते हुए देश को एक विकसित भारत बनाने के लिए हम आतुर हैं और उसके लिए हम काम कर रहे हैं। मैं यहाँ आपके साथ बहुत सी बातें की चर्चा हुई होगी और हमारे पूर्व वक्ताओं ने भी आपके सामने संक्षेप में लेकिन इशारे में संकेत मात्र में उन्होंने बातें बहुत अच्छे से रखी हैं।
लेकिन मुझसे अगर आप पूछिएगा तो मैं बार बार कहता हूं कि इन 12 वर्षों में क्या अंतर आया है, क्या फर्क पड़ा है। सरकारें तो पहले भी थी, फर्क यह पड़ा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की राजनीतिक संस्कृति, देश की राजनीतिक रवायत, देश की राजनीतिक कल्चर, इसको बदल डाला है। इसको हमको समझना है। The political discourse has been changed. The political narrative has been changed. The thought process, the political thought process has been changed. प्रजातंत्र में भाग लेने वाला साधारण व्यक्ति जो सरकारें बनाता था, उसकी मानवीय स्थिति क्या थी? उसकी मानवीय स्थिति थी, ये तो ऐसा ही रहने वाला है, कुछ नहीं बदलने वाला है, सरकारें आएंगी जाएंगी, हम तो वैसे ही चलेंगे, कुछ नहीं बदलेगा। साधारण वोटर स्टेटस कोइस्ट हो गया था, उसने परिस्थिति के साथ समझौता कर लिया था। वह मान चुका था कि उसके किस्मत में यही लिखा है कि सरकारें आएंगी, हमें धोखा देंगी, हम फिर नई सरकार चुनेंगे और फिर हम धोखा खाएंगे। यह पॉलिटिकल कल्चर एक नैरेटिव के रूप में स्थापित था। जातिवाद, परिवारवाद, वंशवाद, तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार, ये राजनीति के नियम बन गए थे। ये सोच का तरीका हो गया था और कार्य को लटकाना, अटकाना, भटकाना यह नेताओं का एक मोडस ऑपरेंडी हो गया था, एक काम करने का तरीका हो गया था। और इसीलिए हम लोगों ने 2013-14 में एक पॉलिसी पैरालिसिस की स्थिति देखी। लेकिन 2014 के बाद, प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद, हमने देखा कि एक नई संस्कृति का जन्म हुआ और नई संस्कृति से नई शब्दावली निकली। पहले सरकारें बनती थी सबके समर्थन से और सिमट जाती थी किसी जाति के सरकार में, बनती थी सबके समर्थन से, सिमट जाती थी किसी इलाके में, बनती थी सबके समर्थन से, लेकिन सिमट जाती थी किसी परिवार में। लेकिन आज जो सरकारें बनती हैं, उसका नारा होता है और कर्म होता है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्यार। हिमाचल प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है। राज्य के कई हिस्सों में बीते 24 घंटों से बारिश का दौर जारी है, जबकि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी दर्ज की गई है। बारिश और ठंडी हवाओं के चलते लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। वहीं मौसम विभाग ने आगामी दिनों के लिए प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग केंद्र शिमला के अनुसार राज्य के कई जिलों में मौसम सक्रिय बना हुआ है। विशेष रूप से कुल्लू, मंडी, शिमला और सिरमौर जिलों में तूफान और ओलावृष्टि को लेकर ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। विभाग ने लोगों को सतर्क रहने और खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि अगले 24 घंटों के दौरान सिरमौर और शिमला जिलों के कुछ वाटरशेड क्षेत्रों तथा आसपास के इलाकों में अचानक बाढ़, फ्लैश फ्लड आने का जोखिम बना रह सकता है। भारी बारिश के कारण छोटे नालों और खड्डों का जलस्तर तेजी से बढ़ सकता है, जिससे निचले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। प्रशासन ने भी स्थानीय लोगों और पर्यटकों से नदी नालों के किनारे जाने से बचने की सलाह देती है। राजधानी शिमला में दिन भर बादलों की आवाजाही
आवाजाही के बीच हल्की बारिश दर्ज की गई। वहीं सोलन में दोपहर करीब 2:30 बजे अचानक मौसम ने करवट ली और तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हो गई। बारिश के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई, जिससे लोगों को उमस और गर्मी से राहत मिली है। कई क्षेत्रों में दिन भर बादल छाए रहने से मौसम सुहावना बना रहा। किसानों और बागवानों ने भी इस बारिश को फसलों और बागवानी के लिए लाभदायक बताया है। मौसम विभाग केंद्र के अनुसार 12 और 13 जून को प्रदेश के अनेक भागों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बताई गई है। इसके अलावा 14, 15, 16, 17 और 18 जून को भी राज्य के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी रह सकता है। विभाग का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के कारण प्रदेश में मौसम लगातार परिवर्तनशील बना रहेगा। ऊंचाई वाले इलाकों और पर्वतीय चोटियों पर हल्की बर्फबारी की संभावना भी बनी हुई है, जिससे तापमान में और गिरावट आ सकती है। बारिश के प्रभाव से प्रदेश के कई क्षेत्रों में अधिकतम तापमान में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान 4 से 6 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। इसके कारण लोगों को गर्मी से काफी राहत मिलेगी। हालांकि न्यूनतम तापमान में अगले 24 घंटों के दौरान कोई विशेष बदलाव नहीं होगा, लेकिन इसके बाद अगले 4 से 5 दिनों में राज्य के कई क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान धीरे धीरे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। प्रदेश के पर्यटन स्थलों विशेषकर कुल्लू, मनाली, शिमला और आसपास के क्षेत्रों में मौसम सुहावना होने से पर्यटकों की आवाजाही बढ़ने की संभावना है। बारिश के बाद पहाड़ों की खूबसूरती और हरियाली में भी निखार आएगा, जिससे पर्यटन कारोबार को काफी ज्यादा लाभ मिल सकता है। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट वाले जिलों में रहने वाले लोगों से विशेष सावधानी बरतने की अपील की है। विभाग ने कहा है कि तेज हवाओं, बिजली गिरने, ओलावृष्टि और अचानक बाढ़ जैसी घटनाओं की संभावना को देखते हुए लोग सुरक्षित स्थानों पर रहे और मौसम विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करें। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री एवं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के शिमला आगमन पर भाजपा कार्यकर्ता संजय सूद ने विकसित भारत के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर केंद्र सरकार की उपलब्धियों को जनहित और विकास की दिशा में महत्वपूर्ण बताया। संजय सूद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में देश ने विकास, सुशासन, आधारभूत संरचना और डिजिटल क्रांति और जन कल्याण के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचा है, जिससे आम जनता का जीवन स्तर बेहतर हुआ है। उन्होंने कहा कि जेपी नड्डा का हिमाचल दौरा प्रदेश के कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणादायक है। उनके नेतृत्व और मार्गदर्शन से पार्टी संगठन को मजबूती मिली है तथा कार्यकर्ताओं में नए उत्साह का संचार हुआ है। संजय सूद ने कहा कि विकसित भारत 2047 का संकल्प केवल सरकार का नहीं बल्कि देश के प्रत्येक नागरिक का संकल्प है। उन्होंने सभी लोगों से राष्ट्र निर्माण के इस यात्रा में सक्रिय भागीदारी निभाने का भी आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आज भारत विश्व मंच पर एक सशक्त और आत्मविश्वासी राष्ट्र के रूप में स्थापित हुआ है। यह परिवर्तन प्रधानमंत्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व और केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों का परिणाम है। उन्होंने जेपी नड्डा के शिमला आगमन का स्वागत करते हुए कहा कि उनके दौरे से हिमाचल प्रदेश के कार्यकर्ताओं को नई ऊर्जा और नई दिशा मिलेगी तथा विकसित भारत के लक्ष्य को लेकर जन जागरण अभियान को और गति मिलेगी। मोदी जी एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हुए हैं जिनका निर्वाचन समय जो है वो सबसे ज़्यादा है और इस चीज़ की सेलिब्रेशंस पूरे हिंदुस्तान में हो रही है। उसी कड़ी में आज शिमला में हिमाचल प्रदेश में हमारे पूर्व में राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री केंद्रीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी शिमला में आए थे और उन्होंने जो 12 साल की उपलब्धियां हैं माननीय मोदी जी की सरकार की उसके बारे में हम सबको अवगत कराया और भविष्य की जो योजनाएं हैं उसके लिए भी उन्होंने हमें बताया। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि माननीय मोदी जी को दीर्घायु मिले और हमारा ये जो नेतृत्व है ये और लंबा चले ताकि हमारा देश और तरक्की करे और डेवलपमेंट जो बाकी रह गई हैं वो सब पूरी हो। देखिए, कांग्रेस पार्टी तो शुरू से ही माननीय मोदी जी के बारे में कमियां निकालती रही है। मैंने आपको पहले ही कहा कि निर्वाचित प्रधानमंत्री अगर हिंदुस्तान में आज़ादी के बाद कोई रहा है तो वो माननीय मोदी जी हैं। जहाँ तक पंडित नेहरू जी की बात की गई, उनका जो निर्वाचित का कार्यकाल था वो उस समय का नहीं है जब कांग्रेस जिसका जिक्र कर रही है, इसलिए वो तोड़ मरोड़ के तथ्य पेश करने की कोशिश कर रही है। और जैसा कि उनका एक सूत्रीय कार्यक्रम है कि माननीय मोदी जी को हमेशा ही क्रिटिसाइज़ करना, वो उसी कड़ी में अभी भी काम कर रहे हैं। जबकि मेरा मानना ये है कि उनको भी इस चीज़ का अभिमान होना चाहिए कि किसी देश का प्रधानमंत्री इतनी लंबे समय तक जो है वो लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रह रहा है, तो उनको उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। देखिए, सारी दुनिया जानती है कि ये अमृतकाल का समय हिंदुस्तान में चल रहा है
और जो वैश्विक परिस्थितियों के कारण पूरे विश्व में इस वक्त जो संकट पैदा हुआ है, जैसे अमेरिका और ईरान के युद्ध की वजह से, उसके बावजूद इतने बड़े देश जिसमें तकरीबन 140 करोड़ की जनता है, उस देश में अभी भी सबको हर चीज़ जो है कम दाम पे जो है उपलब्ध हो रही है, अगर आप दूसरे देशों के साथ कंपैरिजन करेंगे। मैं फिर कहना चाहूँगा कि हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारे देश का नेतृत्व कर रहे हैं, और हम भी गर्व के साथ हम ये कहते हैं कि हम उनके नेतृत्व में जो है वो हिंदुस्तान में रह रहे हैं। और जिस पार्टी के माध्यम से माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री है, हमें गर्व है कि हम उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं। तो वहीं सर, मोदी सरकार की आपको क्या लगता है अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धियाँ क्या हैं? बहुत सी उपलब्धियाँ गिनने में आएंगे तो बहुत कम पड़ जाएंगी, मगर मैं आपको मेन बताना चाहूँगा। जैसे अगर धारा 370 की बात की जाए, आज आप जम्मू कश्मीर में देखिए कितनी शांति है, जहाँ पहले पत्थर बरसते थे आज वहाँ पर जो है अमन और चैन की सारी बातें हो रही हैं। ऐसे ही अगर अयोध्या मंदिर की बात की जाए, और अगर हम डेवलपमेंट के हिसाब से बात करें तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर को देख रहे हैं, चाहे वो रोड डेवलपमेंट है, चाहे वो रेलवे का विस्तार है, और इसी तरीके से अगर हम देखें व्यक्तियों के लिए तो आप देखिए 80 करोड़ जनता को आज भी जो है वो मुफ्त में राशन दिया जा रहा है। 4 करोड़ से ऊपर के घर जो हैं वो जो बेघर थे लोग, उनको बना के जो है माननीय मोदी जी ने दिया है। अनधन योजना है, या फिर जन कल्याण की और जैसे आयुष्मान योजना है, ऐसी बहुत सी अनगिनत योजनाएं मैंने कहा, जिनको अगर गिनाने लगेंगे तो मुझे लगता है बहुत समय लगेगा, मगर बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जो इन 12 सालों में इस देश को आज विश्व स्तर पे लेके गई हैं, और आज पूरे विश्व में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत का नाम है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, माननीय मोदी जी का करिश्मा तो रहेगा ही रहेगा, 100% रहेगा। मगर ये भी मेरा कहना है कि माननीय मोदी जी के आदेशानुसार, निर्देशानुसार भारतीय जनता पार्टी निरंतर हिमाचल प्रदेश में जब से 2022 के चुनाव हुए थे उसके बाद लगातार जो है वो कोई ना कोई कार्यक्रमों के माध्यम से जनता के बीच में रही है, और माननीय मोदी जी के नेतृत्व के साथ, उनके नाम के साथ और भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के काम के साथ 100% 2027 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में बनने वाली है।